नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एपीआई की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बढ़ रही हैं। चाइना इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और वो एपीआई की कीमतों को लगातार बढ़ा रहा है। चाइनीज कंपनीज उन्हें बढ़ा रही हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे लक्ष्य क्या हो सकता है, भारत को इसका क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और भारत एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर देता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आपने अभी तक पाथफाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको इस प्रकार के कोई भी वीडियोस की अपडेट्स मिस ना हो। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं या फिर उनको एक्टिवेट कर सकते हैं आफ्टर यू पुट इन द कोड महिपाल एज द अनलॉक कोड। तो महिपाल कोड डालते ही आपके लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव्स जैसे कि पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा और भी कई प्रकार के क्विजेज हैं, डेली यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लगातार बैचेस पढ़ाते हैं और इनको ज्वाइन करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, एक तो प्लस जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, दूसरा आइकॉनिक जहां पर आपको एक मेंटोर भी मिलेगा। तो मेंटोर का फायदा यह है कि वो आपको डे टू डे गाइड करेंगे, साथ ही साथ एक ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के बीच में जो गैप है उसको ये मेंटोर्स फुलफिल कर देंगे। आपको जीएस मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जो मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यही ऑनलाइन कोर्सेज नहीं करवा पाते हैं। तो इन सभी गैप्स को आइकॉनिक कोर्स फिल कर देता है। ठीक है, अब आपको यहां पर इस कोर्स के लिए दोनों प्लस या आइकॉनिक के लिए ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो जब भी आप कोर्स को परचेस कर रहे हैं, चेकआउट के समय आप महिपाल कोड यूज कीजिए, 10% इंस्टेंटली प्राइसेस कम हो जाएंगी और ये प्राइस रहेंगी प्लस की और ये रहेगी आइकॉनिक कोर्स की। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। आपको ये प्राइसेस उसके लिए पे करनी होगी। अगेन, इफ यू आर बाइंग जीएस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टुगेदर तो आपको प्राइस में भी काफी बेनिफिट मिलेगा। तो इंडिविजुअली उन्हें मत खरीदिए, एक साथ एक बंडल्ड कोर्स के रूप में आप उनको ले सकते हैं और यहां पर भी आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इन प्राइसेस के ऊपर इफ यू यूज द कोड महिपाल। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवेज या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो इनके जो कोर्सेज सब्सक्रिप्शन हैं ये यहाँ वाली प्राइस पर आपको नहीं देने हैं। यूज द कोड एंड पे दिस प्राइस। अब मैं बात करता हूं एपीआई के बारे में। देखो, कोई भी दवाई जो बनती है, जो आप टैबलेट्स खाते हैं बीमारियों में, इन टैबलेट्स के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है जिससे ये दवाई बनती है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरा होता है केमिकली इनएक्टिव एक्सीपिएंट्स। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है? ये वो फॉर्मूला है, ये वो केमिकल है जिसके कारण बीमारी ठीक होती है। यानी कि ये वो केमिकल है जो एक्चुअली इस दवाई का काम है, जो बीमारी को आपके ठीक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रोसिन नाम की दवाई आती है। क्रोसिन का जो एपीआई है वो क्या है? पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल इज द ड्रग्स, इज द सॉल्ट और उससे बनती है क्रोसिन जैसी दवाई। क्रोसिन तो एक ब्रांड नेम है और भी बहुत सारी दवाइयां इससे बनती है जिससे दर्द कम होता है, बुखार ठीक होता है, उसमें आप लेते होंगे क्रोसिन अक्सर। ठीक है, पैरासिप या बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। दूसरा, ये जो केमिकली इनएक्टिव एक्सीपिएंट्स है, ये क्या काम करता है? ये इस केमिकल को या इस सॉल्ट को पहुंचाता है टारगेट एरिया तक। तो मान लो ये कैप्सूल हो गया, तो इस तरह के कैप्सूल जो आते हैं ना, तो कैप्सूल के अंदर वो पाउडर होता है जो आपको एक्चुअली में दवाई यानी ये एपीआई का काम करेगा। और ये जो कैप्सूल का कवर है ये क्या काम करता है? ये स्लो रिलीज करवाता है। आपके पेट में कैप्सूल जाता है, फिर धीरे धीरे इसका ये कवर गलेगा और उसके बाद वो एपीआई बाहर आएगा। तो ये वाला जो इसका कवर होगा ना, दिस इज द केमिकली इनएक्टिव एक्सीपिएंट। आप समझ रहे हो फर्क कि एक केमिकल उस दवाई को पहुंचाता है जहां पे उसका काम है और दूसरा जो एक्चुअली क्योर करेगा बीमारी को, जो उसका इंटेंडेड टारगेट है वो काम करेगा। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं एपीआईस, इनकी कीमतें नवंबर 2020 के बाद से लगातार बढ़ रही हैं। काफी शार्प इंक्रीज देखा गया है। जैसे कि पैरासिटामोल का जो प्राइस है उसमें लगभग 100% इंक्रीज हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। वो 320 रुपए प्रति किलोग्राम से 650 रुपए प्रति किलोग्राम। पैरा अमीनोफिनॉल का प्राइस जो है वो $3.2 से पहुंच चुका है $7.3 पर किलोग्राम। और ये सभी जो एपीआईज हैं, जब रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि दवाई की कॉस्ट भी बढ़ेगी। जैसे एक एंजाइम होता है रूटोसाइड, इसकी कीमत आप देखो 2000 रुपए के आसपास थी और अब ये बढ़कर हो चुकी है ऑलमोस्ट 5500। तो यहां पर 223% का इंक्रीज है। तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना, जहां से ये एपीआई ज्यादातर मैन्युफैक्चर होकर आते हैं, ये इनकी प्राइसेस को जानबूझकर फ्लक्चुएट कर रहा है या फिर बढ़ा रहा है। और इसके पीछे एक रीजन क्या हो सकता है कि देखो, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो ज्यादातर एपीआईज को चाइना से इंपोर्ट करती है। अगर हम भारत के एपीआई इंपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो चाइना का जो
यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। 2016 में चाइना से 56% एपीआई इंपोर्ट किए गए थे और यूरोपियन यूनियन से 16%। उसके बाद से लगातार यूरोपियन यूनियन का परसेंटेज घट रहा है, कंट्रीब्यूशन घट रहा है और चाइना का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो 56 से 68% और उसके बाद 66%। ऑलमोस्ट आप मान के चल लो 60 to 70% हमारे जो एपीआईज हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। चीन से आयातित एपीआईज पर हमारी निर्भरता 1990 के दशक के समय से बढ़ती जा रही है। 1980 के दशक तक हम 30% एपीआईज को इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब एक तो हम ऑलरेडी बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें से भी 65 to 70% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि 1990 के दशक में चाइना की सरकार ने अपने देश में एपीआईज के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा पैसा डाला था, काफी उसको एनकरेज किया, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगाए। और दो तरह से जो एपीआई का प्रोडक्शन होता है, एक तो केमिकल सिंथेसिस और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली फर्मेंटेशन से, इन दोनों प्रोसेसेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना ने 90s के दशक में किया था। तो चाइनीज पॉलिसी जो है वो इसी तरह से डिजाइन करी गई थी कि एपीआई मार्केट को भविष्य में चाइना डोमिनेट करे। तो 90s में उन्होंने ये सोचा था और एक्चुअली में ये 20 साल बाद हो चुका है। 2010 के बाद से लगभग एपीआई मार्केट चाइना के द्वारा ही डोमिनेटेड है, क्योंकि उनको एक तो कॉस्ट का एडवांटेज है, दूसरा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। भारत जो है इस तरह का डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। वी हैव फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू दोज चैलेंजेस। हमने इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता बना के रखी, बजाय इसके कि हम एपीआईज भारत में मैन्युफैक्चर करें। याद रखना, भारत दवाइयों का सबसे बड़ा निर्माता है, लेकिन दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। 2015 में सरकार ने एक एक्सपर्ट पैनल भी स्थापित किया था इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि एपीआई प्रोडक्शन पार्क और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स होने चाहिए रिसर्च के लिए, ताकि हम भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर एपीआईज को मैन्युफैक्चर कर सकें। 2020 में जब कोरोना वायरस पैंडेमिक शुरू ही हुई थी, तब तो वो पैंडेमिक थी भी नहीं, जब जनवरी फरवरी में डब्ल्यूएचओ से पैंडेमिक नहीं मानता था, उस समय भी चाइना से एपीआई पर कुछ रोक लगाई गई थी। गवर्नमेंट ने बैन भी किया था इंपोर्ट्स को। टारगेट ये था कि भारत की कंपनीज खुद प्रोडक्शन बनाए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करें कि एपीआई हम भी यहां पर मैन्युफैक्चर करें। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये तो कुछ महीने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे कर दें, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। मान लो कि हम कुछ 1000 करोड़ रुपए डालकर एपीआई प्रोडक्शन शुरू भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जब चाइना से ये बैन हटेगा 4-5-6 महीने में, तब वही चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी तो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देगा, चाइना के प्राइसेस सस्ते हैं। तो कुल मिलाकर इन कंपनियों को ये डर था कि इनका जो ये इन्वेस्टमेंट है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना से आने वाला एपीआई ही सस्ता रहेगा और आने वाले समय में चाइना अपने एपीआई को और सस्ता कर देगा। ये उनको उस समय डर था। फरवरी और मार्च 2020 की बात है ये। मार्च में यूनियन कैबिनेट ने एक इन्वेस्टमेंट भी अप्रूव किया था लगभग 10,000 करोड़ का एपीआई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसमें से 3,000 करोड़ रुपए तो मेगा पार्क्स में लगाने थे और लगभग 7,000 करोड़ रुपए जो हैं वो इंडस्ट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगले 8 सालों में बढ़ाने के लिए थे। और इस स्कीम के तहत 27 एपीआईज को केमिकल सिंथेसिस के मेथड से भारत में बनाना था और 26 एपीआई फर्मेंटेशन से, बायोटेक्नोलॉजी वाले मेथड से। ठीक है, तो 27 और 26 लगभग 52 एपीआईज को हम यहां पर बनाना चाहते थे, आइदर थ्रू केमिकल सिंथेसिस और थ्रू फर्मेंटेशन। अब इंडिया के पास ये केमिकल वाला सिंथेसिस करने की तो पूरी कैपेसिटी अभी भी है। इनफैक्ट हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे प्लांट्स हैं दवाई मैन्युफैक्चरिंग के, वहां पर ये काम किया जा सकता है। ये 27 एपीआई जो केमिकल सिंथेसिस वाले हैं ये फिर भी किए जा सकते हैं। 3 महीने के अंदर इसमें स्केल अप हो भी गया था प्रोडक्शन। लेकिन जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी वाला है, जो बायोटेक्नोलॉजी वाला है, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो 2-3 महीने वाला काम नहीं है, वहां पे कम से कम 6 साल लग जाएंगे प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज होने में। तो एपीआई प्लांट्स बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन में लंबा इन्वेस्टमेंट पीरियड है और 6 साल तक आप पैसा डालते जाओ, लेकिन उस बीच में चाइना भी तो अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता करेगा। तो बस ये रिस्क कंपनियां उस वक्त उठाना नहीं चाहती थी। उनको ये लगता था कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी 6-7 सालों में और सस्ती कर देगा, तो चाहे हम मान लो 20 रुपए पर केजी पे एपीआई बना दे, लेकिन चाइना से फिर भी 10 रुपए 12 रुपए केजी में हमें मटेरियल मिल जाएगा। तो ये उनको डर था। लेकिन जब पैंडेमिक बढ़ती गई, लॉकडाउन एक्सटेंड हुए, तो फिर भारत सरकार ने एक पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी शुरू करी। इसका मतलब है कि आप यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाओ तो उसके लिए सरकार आपको इंसेंटिव्स देगी, आपको कुछ फायदा दिया जाएगा बजाय इसके कि आप इंपोर्ट करें। तो इसके लिए सरकार ने ये 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया 2020-21 से लेकर 29-30 तक, ये 7 साल का जो टाइम है इसमें। ठीक है, तो इसमें प्रमोट किया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और 4 अलग अलग टारगेट सेगमेंट्स थे, उनमें से फार्मास्यूटिकल भी था। अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि 12 मार्च को भारत सरकार ने 33 एपीआईज को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5,082 करोड़ रुपए का अप्रूवल दे दिया है। यह अभी बिल्कुल लेटेस्ट है।
और इसके पीछे रीजन ये है कि नवंबर के बाद से एपीआईज के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये लग रहा था कि ये अभी जब तक पैंडेमिक 2-3 महीने डिस्टर्ब करेगी तब तक एपीआईज के रेट बढ़ेंगे। उस समय बढ़े भी थे, फिर कम हो जाएंगे, जो हो भी गए थे। लेकिन अब नवंबर से लगातार ये जो एपीआईज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। तो पैरासीटामोल, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन दवाई है, बुखार होते ही कोई पैरासीटामोल लेता है व्यक्ति, तो उस दवाई की कीमत बढ़ रही है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है एपीआई। तो जब एपीआई डबल हो गया है तो आप मान के चलो कि प्राइस में भी काफी बढ़ोतरी होगी, जो हो ही रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयों के रेट बढ़े हैं, जैसे ऑर्निडाजोल एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक होती है, विटामिन्स की बढ़ गई है, आइवरमेक्टिन जो पैरासाइट्स या फिर जैसे पेट में कीड़े जिसको कहते हैं उस तरह की बीमारियां होती है, रिंग वर्म्स वगैरह को खत्म करने के लिए आइवरमेक्टिन यूज होती है, इस दवाई का रेट बढ़ गया है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट दवाई होती है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बच्चों में इस दवाई की बहुत आवश्यकता रहती है, विटामिन की आवश्यकता रहती है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना जानबूझकर ये प्राइसेस को बढ़ा रहा है या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है, ताकि भारत अपने देश में एपीआई प्रोडक्शन को बढ़ावा ना दे। क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उससे डेफिनेटली कंपनीज एपीआईज को यहीं पर मैन्युफैक्चर करेंगी, क्योंकि भारत पहले से जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। अब रॉ मटेरियल भी हमारे यहाँ पर आ जाएगा तो फिर चाइना का मार्केट इससे खराब होगा। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि लगातार एपीआईज की कीमत बढ़ा रहा है, और इससे क्या होगा कि कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उन पर असर आएगा। डेफिनेटली उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे, उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स को सोर्स करने के लिए, और एकदम से आप प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल डबल हो गया तो कल के कल दवाई की प्राइस डबल हो जाएगी। धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, इतना एकदम से सडन इंक्रीज नहीं हो सकता। लेकिन चाइना के डेलिबरेट फ्लक्चुएशन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण प्राइसेस बढ़ रही हैं। जैसे कि एक तो ऑयल की कीमतें बढ़ रही है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि दुनिया में अभी कंटेनर्स की शॉर्टेज चल रही है। ये काफी सरप्राइजिंग है, लेकिन एक्चुअली में कंटेनर्स की शॉर्टेज है, जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है ना, जहाजों पे आप देखते हो बड़े बड़े कंटेनर जो लदे होते हैं, तो उनकी जो पहले कीमत $300-400 होती थी रेंट की, अब वो $1500 से $1800 हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4 गुना जा चुकी है कॉस्ट। तीसरा, चाइना की खुद की अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो रही है, क्योंकि कोविड-19 वाले जो रिस्ट्रिक्शंस आए थे उसके बाद वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है। चाइना ने ये भी कमिट किया है कि 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज लागू किए हैं। कई सारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। तो देखो, जब जो सस्ती काम करने वाली फैक्ट्रीज हैं वो बंद होंगी, तो ऑब्वियसली जो महंगी वाली फैक्ट्रीज हैं जहां पर एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो किया जाता है, तो उनका प्रोडक्शन तो महंगा ही होता है। तो ये भी एक रीजन है कि प्राइसेस शायद बढ़ रही हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सस्पेक्ट जरूर है कि चाइना ये जानबूझकर भी कर सकता है। और ये वाला जो ट्रेंड है एपीआईज की कीमत बढ़ने का, ये अप्रैल 2020 में भी देखा था जब लॉकडाउन आया ही था। उस समय था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई थी कोविड-19 के कारण, चाइना में भी कई जगह लॉकडाउन था, तो इसीलिए ये कीमतें उस समय बढ़ी थी। लेकिन अभी फार्मा इंडस्ट्री का ये मानना है कि ये जो करंट प्राइस राइज है नवंबर दिसंबर के बाद से जो चल रहा है, ये पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लिए कीमतें बढ़ी है, चाइना जहां पर भी एक्सपोर्ट करता है उन सभी देशों के लिए ये कीमतें बढ़ी है। अब दूसरी ओर भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक और दिक्कत सता रही है। वो क्या? ATS8 की कीमतें कम होना। ATS8 एक एपीआई है जो एक हार्ट की दवाई में काम आता है बनाने में। एटोरवेस्टेसिन इसका नाम है दवाई का, पॉपुलर कार्डियक ड्रग है। तो भारत इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत करता है। ATS8 हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होता है और हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसकी कीमत दुनिया के मार्केट में 25 से 30% गिर गई है। इससे क्या हो रहा है? भारत की कंपनीज को नुकसान हो रहा है। हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन इसकी कीमत गिर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये कीमतें और गिरी तो जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ATS8 की भारत को पीछे छोड़ देगी, तो भारत की कंपनियां आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगी। तो ये भी एक डर सता रहा है। जो चाइना के अपने प्रोडक्शन वाले एपीआई हैं उनकी कीमत ऊपर जा रही है, और जो भारत का मेन एपीआई है जो एक्सपोर्ट होता है उसकी कीमत नीचे जा रही है। तो ये जो प्राइस वाला गेम है ये शायद चाइना जानबूझकर डेलिबरेटली खेल रहा है। तो आने वाले महीनों में हमें पता चलेगा कि भारत की फार्मा कंपनीज PLI स्कीम का कितना फायदा उठा पाती हैं और अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एपीआई की बढ़ा पाती है या नहीं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पाथफाइंडर को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लेक्चर का PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।